Hello guys, welcome to Legal Logic. We are starting this video series on Limitation Act 1963. This is the first video in this series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is law of limitation, its nature and object. We will also look into the history of it and structure of Limitation Act. So आप सभी अपना पेन एंड पेपर उठा लें, वीडियो स्टार्ट करते हैं. The first question that we have in our mind is what is law of limitation? Law of limitation क्या है? It is a law which prescribes a period of time within which you have to go to the court for getting any legal remedy. आपको एक टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट जाना होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन. इन दिस पीरियड यू हैव टू गो टू कोर्ट फॉर एनी लीगल रेमेडी दैट यू वांट फ्रॉम द कोर्ट. फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है ए एंड बी. ए जो है वो बी से प्रॉमिस करता है कि ही विल डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट 1 जुलाई. 1 जुलाई को वो कुछ गुड्स जो है वो बी को डिलीवर करेगा. बी पेज ₹5K. जो बी है हमारा वो क्या करता है, 5,000 रुपये देता है. ए गुड्स डिलीवर्ड नहीं करता है. ए डजंट डिलीवर द गुड्स. फ्रॉम 1 जुलाई बी के पास यह राइट आ जाएगा कि वह डैमेजेस रिसीव करने के लिए कोर्ट जा सकता है. बट अप टू व्हाट टाइम ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट इज डिसाइडेड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. जैसे कि इस केस में बी के पास 3 इयर्स का टाइम है जो कि 1 जुलाई से शुरू होता है. 1 जुलाई से लगा करके उसको 3 इयर्स तक का टाइम है. 3 इयर्स तक के टाइम के अंदर वो कभी भी कोर्ट जा कर के लीगल रेमेडी को रिसीव कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगेंस्ट बी. लेकिन मान लीजिए अगर वो इस 3 साल के अंदर कोर्ट नहीं जाता है, ही डजंट गो टू द कोर्ट विद इन दिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन, व्हाट विल हैपन देन? उसके बाद क्या होगा? द सूट और एनी प्रोसीडिंग इज स्ट्रक बाय लॉ. लॉ के द्वारा क्या हो जाएगी? स्ट्रक हो जाएगी. यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट फॉर लीगल रेमेडी दैट यू वांट. तो आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन के एक्सपायरेशन होने के बाद कोर्ट नहीं जा सकते हैं. यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू आस्क फॉर लीगल रेमेडी आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. मूविंग ऑन, वी हैव नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन. लॉ ऑफ लिमिटेशन एक प्रोसीजरल लॉ है जिसे हम एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं. एडजेक्टिव लॉ इसीलिए बिकॉज दे वर्क एज एन एडजेक्टिव टू द सब्सटेंटिव लॉ. वी ऑल नो दैट कि लॉ जो है वो 2 प्रकार से होते हैं. पहला जो होता है दैट इज सब्सटेंटिव एंड अनदर वन इज प्रोसीजरल. जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो बताते हैं कि हमारे सब्सटेंटिव राइट्स क्या हैं और उनको इन्फोर्स करने का तरीका जो है वो हमारे प्रोसीजरल लॉ बताते हैं. बिकॉज द प्रोसीजरल लॉ आर दी law governing the machinery of the court. So limitation act is a procedural law. Second thing is that the law of limitation bars the remedy but not the right. What does it mean? It means that you have a period of limitation. If you don't go to the court within this period of limitation, your remedy will be barred but your right will be there. आपका अधिकार वहाँ पे होगा, बस आप रेमेडी लेने के लिए अब जो है राइट नहीं रखते हैं. तो इट बार्स दी रेमेडी बट नॉट दी राइट. टेक एन एग्जाम्पल, ए जो है उसको बी से एक डेट रिकवर करने का राइट है और उसको एक पीरियड के अंदर कोर्ट जाना पड़ेगा. अब वो उस पीरियड के अंदर कोर्ट नहीं जाता है तो उसकी जो रेमेडी है वो बार्ड हो जाती है क्योंकि वो रेमेडी को अब रिसीव नहीं कर सकता है. तो उसका जो ऐसा डेट है वो क्या बन जाएगा? इट विल बी कॉल्ड टाइम बेड डेट बिकॉज there is bar of time. Now he cannot move to the court for recovering this debt. Now what will happen? This B, without being aware of this bar of time, इस B को इस टाइम के बार का पता नहीं है और he pays some money on the account of this debt. He pays some money on the account of this debt after the period of limitation. तो अब ये B अगर चाहे, he cannot sue A for the refund of this money because A had the right. ए के पास राइट तो था ही, बस केवल वो रेमेडी पाने के लिए कोर्ट नहीं जा पा रहा था. तो he can rightfully, A can rightfully hold this amount of money. So this is what the law of limitation it only bars the remedy but not the right. In other words, the intention of law of limitation is not to create a right where there is none,
not to extinguish a right where there is one, but to interpose a bar after a certain period to enforce an existing right. What does it mean? It means that जहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है, जहाँ पर कोई right नहीं होता है, वहाँ पर लॉ ऑफ लिमिटेशन कोई राइट क्रिएट नहीं करता है. जबकि अगर कहीं पर आपका कोई अधिकार है, लॉ ऑफ लिमिटेशन उस अधिकार को आपसे लेता भी नहीं है, छीनता भी नहीं है, बट उस अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए एक लिमिट तय कर देता है कि इस लिमिट के अंदर आपको इस अधिकार को इन्फोर्स कराना होगा. यू हैव टू गो टू द कोर्ट विद इन दिस पीरियड टू इन्फोर्स योर राइट. सो इट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट. Later on we have law of limitation is lex fori. What is lex fori? Lex fori means the law of forum. The law of the forum. Forum means the court, the law of the court. It is the law of the country in which the dispute arises and the proceeding instituted. मतलब जिस भी country में प्रोसीडिंग अराइज होंगी, जिस भी कंट्री में डिस्प्यूट अराइज होगा, उसी कंट्री का लॉ वहाँ पे लागू होगा. किसी ऑब्लिगेशन को, किसी राइट को इन्फोर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इट एक्सक्लूसिवली डिपेंड अपॉन द लिमिटेशन ऑफ द कंट्री इन विच द सूट इज ब्रॉट. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ डोमेस्टिक पॉलिसी. कि अब डोमेस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत इसलिए इसको बोला जाता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज द लेक्स फोराई एंड द लॉ ऑफ द फोरम. Moving on, we have very important maxim of law of limitation on which it lies. The maxim is interest republicae ut sit finis litium. It means that the interest of the state lies in the end of litigation. अगर बहुत सारा स्टेट यही चाहता है कि लिटिगेशन का एंड हो, अगर बहुत सारे टाइम के लिए कोई लिटिगेशन चलता रहेगा, इट विल नॉट बी इन द फेवर ऑफ द स्टेट, बिकॉज उसके लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च होगा और समय भी कोर्ट का बेवजह जाएगा. तो अगर मैं किसी सूट को लाने के लिए कोई पीरियड डिसाइड नहीं करता हूँ कि कितने पीरियड के अंदर वो सूट लाया जा सकता है, तो व्यक्ति कभी भी आएगा, any person will come anytime and they will ask for remedy and this will be a huge burden on the state. So जो interest है state का, it only lies in end of litigation. There should be an end to litigation. There should be an end to litigation. Moving on, the very important maxim of this limitation act is vigilantibus non dormantibus jura subvenient. What does it mean? It means that if you are a vigilant, then law is going to protect your rights. But if you are a dormant, you are sleeping over your rights, law is not going to protect your rights. Means that you have been given a period of time within which you have to come to the court. आपके पास एक समय अंतराल था, उस समय अंतराल के अंदर आपको कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था, but you were sleeping on your rights. आप अपने अधिकारों पर सो रहे थे. तो क्या उस समय के बीत जाने के बाद आप कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा? द आंसर इज नो. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर राइट्स. आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा. यू हैव टू बी अ विजिलेंट फॉर योर राइट्स. यू हैव टू कम टू द कोर्ट फॉर आस्किंग योर राइट्स विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. सो very important, vigilantibus non dormantibus jura subvenient. You have to be a vigilant for protecting your rights, not a dormant or not sleeping on your rights. Okay, that is all we have in nature and object. Moving forward, we have limitation and laches. Laches is very similar to limitation, but there are some differences between the two. Let's first understand what is laches. Laches क्या होता है? So it means negligent and willful delay in asserting one's own right. मतलब आप अपने राइट्स को डिमांड करने में अनरीजनेबल डिले करते हैं. यू कैन नॉट डिमांड योर राइट्स. इफ यू आर डिलेइंग अननेसेसरली अनरीजनेबली, देन यू कैन नॉट डिमांड योर राइट्स आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो लेचेस जो है वो एक इक्विटी बेस्ड लॉ है और वो एक इक्विटी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, एक इक्विटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, विच इज डिले डिफीट्स इक्विटी. If you are delaying unnecessarily, then you cannot seek equity. If you want to seek equity, then you must be equitable in your conduct. आपको equitable conduct रखना होगा अगर आप equity चाहते हैं तो जो हमारा लेचेस है वो equity based principle है. Now let's see the difference between the laches and limitation, and it is very important.
जो लिमिटेशन होता है इट बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी यूटिलिटी एंड डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेस्ड प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ओके, इसके लिए जो है वो एक एक्सप्रेस लॉ बनाया गया है, जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाया हुआ है। लेचिस में ऐसा नहीं है, लेचिस में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, इट सोली डिपेंड्स ऑन द इक्विटी, जस्टिस एंड फेयर प्ले। केवल एक इक्विटेबल लॉ है, इक्विटी बेस्ड लॉ है। जो हमारा लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन में एक फिक्स्ड पीरियड बताया हुआ है, जो पीरियड है जिसके अंदर आपको सूट लाना होता है, उस कोई अपील फाइल करनी होती है, कोई पिटीशन लगानी होती है, उसके लिए एक फिक्स्ड पीरियड बताया गया है। जैसे 1963 का जो एक्ट है उसका जो शेड्यूल है, शेड्यूल में सेकंड कॉलम में बहुत सारे पीरियड्स बताए गए हैं जिनके अंदर आपको कोर्ट जाना होता है। ऐसा कोई फिक्स्ड पीरियड लेचिस में नहीं होता है। कोर्ट जो है बड़ी केस स्पेसिफिक अप्रोच अपनाता है और देखता है कि क्या जो पार्टीज़ हैं उनका जो कंडक्ट रहा है क्या वो इक्विटेबल रहा है या नहीं रहा है, उसके बेसिस पर ही क्या है डिसीजन दिए जाते हैं। जो लिमिटेशन होता है इट इज़ जनरली प्लीडेड अगेंस्ट दी प्लेंटिफ। यहाँ पे मेरे प्लेंटिफ कहने से मतलब है कि जो पार्टी कोर्ट मूव कर रही है, बी इट एप्लीकेंट और पटिशनर और अपीलेंट, जो भी पार्टी मूव कर रही है उसके अगेंस्ट जनरली प्ली करा जाता है। मैं बोल रहा हूँ जनरली प्ली करते हैं, ऐसा फिर नहीं है कि नहीं करते हैं। डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी प्ली करा जाता है। मान लीजिए आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी प्ली करा जाता है, लेकिन जनरली जो होता है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट प्ली करा जाता है, जबकि लेचिस में ऐसा नहीं होता है। इट मे बी प्लीडेड अगेंस्ट the plaintiff or the defendant. So this is all we have in limitation and laches. Moving forward we have limitation and prescription. जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर सर्कमटेंसेस में, एक पर्टिकुलर सर्टेन सर्कमटेंसेस में एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म हो जाने के बाद जो आपके राइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, लिमिटेशन में हमने देखा है कि इट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। आपकी जो रेमेडी है कोर्ट जाने की उसको खत्म करता है, ना कि आपके राइट को। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन है इसका जस्ट ऑपोजिट कर रहा है। ये बोल रहा है कि आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बीत जाता है और सर्टेन सर्कमटेंसेस में, तो आपका जो राइट होता है वही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सेक्शन 25 को देखेंगे तो वहां पे देखेंगे एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन, कि भैया 20 ईयर्स तक आप क्या करते हो, किसी राइट को एज अ राइट इस्तेमाल करते हो किसी ईजमेंट को, तो क्या होता है जो हमारा सर्विएंट प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है ही लूजेस हिज राइट इन दी प्रॉपर्टी। तो वही यहाँ पे बताया गया है। प्रिस्क्रिप्शन में क्या बोलता है, एक सर्टेन सर्कमटेंसेस के बाद आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है, जबकि लिमिटेशन में ऐसा नहीं होता है। लिमिटेशन में हमने देखा है जो हमारा राइट ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है, इट ओनली बार्स द रेमेडी बट द प्रिस्क्रिप्शन एक्सटिंग्विशेस द राइट। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है एक पीरियड खत्म हो जाने के बाद उस राइट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। सो मूविंग ऑन, वी हैव हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है वैसे बोला जाए तो हमारे रोम से आया हुआ है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो सबसे पहला एफर्ट डाला गया था वो हमारा 1859 में एक एक्ट आया था, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन एक्ट 1859, जिसके द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया हमारे इंडिया में। इसके पहले कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी लॉ ऑफ लिमिटेशन को लेकर के। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो 1793 के पहले भी कुछ नहीं था। 1793 में जो इंग्लिश लॉ ऑफ लिमिटेशन था वो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स पर एप्लीकेबल करा गया, लेकिन जो हमारे प्रोविंशियल कोर्ट्स थे उनके पास कोई भी लॉ नहीं था, तो उसके लिए 1859 का लॉ सबसे पहले आया। सक्सेसिव एफर्ट्स और डाले गए जो कि 1871 का है 1908 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आज हम देख रहे हैं हमारा 1963 का लॉ वो बहुत सारा 1908 से ही लिया गया है। तो 1908 was something which consolidated almost everything, and later on when we got independence the law commission recommended a lot of amendments into the law of limitation. That is why we enacted a new act which is Limitation Act 1963. That is all we have in history of law of limitation. Not very important from the perspective of examination, but as a matter of discussion we have discussed it. So let's move to Limitation Act 1963. So the first thing that we notice is that this is the act number 36. Act number
36 of this year 1963. We all know that एक साल में काफ़ी सारे एक्ट्स आते हैं, काफ़ी सारे एनेक्टमेंट लाए जाते हैं और हर एक को एक नंबर असाइन करा जाता है इन जिस ऑर्डर में वो आते हैं. तो दिस इज़ द 36th एक्ट ऑफ दिस ईयर 1963. वेरी इजी टू रिमेंबर. आप इस 63 को रिवर्स कर दीजिए, एक 63 को रिवर्स कर दीजिए, आपको 36 मिल जाता है. वेरी इजी टू रिमेंबर. और इंटरेस्टिंगली आप देखें ज़रा, जो हमारा CRPC 1973 है, जो CRPC 1973 है, उसमें जो लिमिटेशन ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस करके चैप्टर डाला गया है, उसका नंबर भी हमारा 36 ही है. So you can easily remember these things. CRPC 1973 taking cognizance, limitation on taking cognizance, the chapter number is 36, and here limitation act number is 36. So very easy to remember, you can correlate the things. आप अगर enactment date की बात करें तो वो है 5 अक्टूबर 1963. दिस इज द एनेक्टमेंट डेट. एनेक्टमेंट डेट आप सभी लोग जानते होंगे कि आप पहले बिल होता है, बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करता है उसको असेंट डेट बोलते हैं और उसी डेट को ही हम बोलते हैं एनेक्टमेंट डेट, क्योंकि उस दिन वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट इज एनेक्टमेंट डेट. सो इट इज 5th October 1963. Here is very important, 1963. The short title, Limitation Act 1963. The long title says an act to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceedings and for the purposes connected therewith. So it means to say that the Limitation Act 1963 is a complete code for the things provided therein. जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं उनके मामले में जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक कंप्लीट कोड है. सो इट इज़ एन एग्जॉस्टिव लॉ. यू कैन नोट इट डाउन. इट इज़ एन एग्जॉस्टिव लॉ. इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ योर MCQs. ओके. Second thing, the enforcement date, very important. Many a times this can be a question of MCQ also. So it is 1st January 1964 को ये क्या हुआ, enforcement में आया. तो enforcement date हमारी है 1/1/1964. Moving forward to the structure of this Limitation Act 1963. So total numbers of sections are 32. There are total 32 sections which have been divided between 5 parts. 5 parts में इन sections को divide करा गया है. The first one is preliminary from section 1 to section 2. Section 1 and 2 only you can say. Part 2 is a limitation of suits, appeals and application. It is from section 3 to section 11. And then there is computation of how your period will be computed. This is given in part 3rd, and this is from section 12 to section 24. And there is acquisition of owner by possession. This is given from section 25 to 27. And there is miscellaneous part which is from 28 to 32. And the third thing which is very important, the schedule. The schedule of this act is very, very important because many times the questions have been asked, or you can say in every examination there is one or two questions which are from this schedule only. So in this schedule there are total 137 entries and they are called article, जिनको हम article बोलते हैं. Let's just look into the structure of this schedule also. So इस schedule में total 3 divisions करे गए हैं. यहाँ पे मैंने example दिया आपको first division का. First division is of suit, second is of appeals, and third is of application. So total 3 divisions are here. एक इस शेड्यूल को एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है हमने. तो टेबल में रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं. जो यहाँ पे कॉलम्स हैं उनमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, किस तरीके का सूट लाने वाले हैं, किस तरीके की अपील होगी या किस तरीके का एप्लीकेशन होगा. उसके बाद एक में पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है कि आखिर आप इस पर्टिकुलर सूट के लिए कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा. जैसे कि इसके लिए लिखा हुआ है अगेंस्ट अ फैक्टर फॉर एन अकाउंट
इसके लिए अगर आप सूट लेके आते हैं तो द सूट मस्ट बी ब्रॉट इन विद इन 3 ईयर्स, तो 3 साल के अंदर उस सूट को लेकर के आना है। आखिर ये टाइम स्टार्ट कब से होगा, ये हमारा थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है कि व्हेन दिस टाइम स्टार्ट्स टू बिगिन और व्हेन दिस पीरियड बिगिंस टू रन, ये हमारा थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। रोज की चर्चा करूं तो मैंने अभी बताया आपको टोटल 137 रोज हो गई, तो 137 एंट्रीज हैं और 137 इनको क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स। वी कॉल देम आर्टिकल्स। दिस इज ऑल वी हैव इन टुडेज वीडियो। In the next video, we will discuss section 2, 3, 4 and 5. Till then, stay home, stay safe. See you in the next video.